हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और नाटककार थे। इसके अलावा उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनको ब्रिटिश सरकार ने सर खिताब दिया था, लेकिन जालियनवाला बाग हत्याकांड का निषेध करते हुए टैगोर ने यह किताब ब्रिटिश सरकार को वापस लौटाया था। हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको यह पुरस्कार उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला था। प्रस्तुत कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर उनके गीतांजलि काव्य संग्रह से ली गई है। यह कविता एक प्रार्थना के रूप में है। यह प्रार्थना उन्होंने ब्रिटिश पूर्व भारत के लिए की थी। इसमें वह भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश आजाद हो, हमारे देश के सभी लोग इज्जत से सर उठाकर जिए, जहां नॉलेज पर किसी की हुकूमत ना हो, देश के सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहे, हमारे देश में शांति अमन बरकरार रहे। वह एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जिसमें लोग आपस में धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी कारण से एक दूसरे से अलग ना हो, जहां सभी लोग खूब मेहनत करें, जहां लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। टैगोर एक आदर्श समाज, आदर्श देश का सपना देखते हैं और वह यह कामना करते हैं कि जब उनका देश आजाद हो तो देश में सब कुछ अच्छा हो। और उन्होंने जो देश का कल्पना चित्र अपने मन में बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही उनका देश हो, ऐसी प्रार्थना वह भगवान से करते हैं। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर वॉज डैश। ऑप्शंस आर अ ड्रामेटिस्ट एंड अ पोएट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नॉवेलिस्ट, अ फिलोसोफर एंड अ नेशन बिल्डर, ऑल द अबव। रविंद्रनाथ टैगोर ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, फिलोसोफर भी थे और नेशन बिल्डर भी थे। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि आर मेनली डैश पोएम्स इन इंडियन ट्रेडिशन। ऑप्शंस आर लव, नेचर, डिवोशनल, एलेजिक। गीतांजलि में जो पोएम्स है, सॉन्ग्स है, वो डिवोशनल पोएम्स है। इसको हम भक्ति पोएट्री कह सकते हैं, डिवोशनल पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which collection of poems by Tagore is primarily intended for children? Options are Gitanjali, Chrysanthemum, The Gardener, The Post Office and Other Poems. टैगोर द्वारा लिखित कौन सा काव्य संग्रह खास उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था? तो इसका शीर्षक है क्रिसेंट मून। नेक्स्ट वन, द गार्डनर इज मेनली डैश पोएट्री। ऑप्शंस आर लव, नेचर, डिवोशनल, एलेजिक। द गार्डनर यह काव्य संग्रह उनका ये लव पोएट्री है, प्रेम कविता है। नेक्स्ट वन, टैगोर ड्रॉज मोस्ट ऑफ हिज इमेजरी फ्रॉम डैश। ऑप्शंस आर इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन, इंडियन फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअलिज्म, इंडियन हिस्ट्री। टैगोर की पोएम्स में जो भी इमेजरी आती है वो सब इमेजरी इंडियन फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिज्म से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? ऑप्शंस आर द आइडियल कंट्री, माय प्रेयर, द फ्रीडम स्टेट, द हेवन ऑफ फ्रीडम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका दूसरा टाइटल कौन सा है? तो इसका दूसरा टाइटल है The Haven of Freedom. Next question, the poem Where the Mind is Without Fear is taken from dash. Options are Gitanjali, Chrysanthemum, The Gardener, The Collected Poems. Where the Mind is Without Fear यह कविता उनके गीतांजलि काव्य संग्रह से ली गई है। Next one, into that haven of freedom, my father, let my country awake. The country referred to here is dash. Options are England, America, India, Russia.
जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यह कविता उन्होंने उनके देश के बारे में लिखी है कि उनका देश फ्यूचर में कैसा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली द कंट्री रेफर्ड टू हियर इज इंडिया। Next question. A nation is broken up into fragments by narrow dash. Options are boundary walls, domestic walls, private walls, public walls. तो यहाँ a nation is broken up into fragments by narrow domestic walls. Option B is the right answer. Next question. Domestic walls are raised because of man's dash. Options are broadness, intellect and foresight, selfishness and narrowness, greed for knowledge. ये जो डोमेस्टिक वॉल्स होती है ये क्यों निर्माण होती है? क्योंकि मानव का जो स्वार्थी स्वभाव है और उसकी जो एक नैरो थिंकिंग है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन. द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स डैश. Options are break a society into fragments, break a nation into fragments, break a world into fragments, break community into fragments. So narrow domestic walls break a nation into fragments. Next question. By domestic walls, the poet means dash. Options are sectarian approach of the people, selfish approach of the people, utilitarian approach of the people, economic approach of the people. तो जब पोएट डोमेस्टिक वॉल्स कहते हैं तो उनका कहने का मतलब होता है सेक्टेरियन अप्रोच। सेक्टेरियन अप्रोच यानी कि सेक्ट यानी कि अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो वो ग्रुप चाहे एक जाति का हो, एक धर्म का हो, एक भाषा बोलने वाले लोगों का हो, एक प्रांत में रहने वाले लोगों का हो, तो ऐसा जो नैरो अप्रोच है लोगों का, तो इसकी वजह से पूरा राष्ट्र जो है वो फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाएगा, ऐसा टैगोर कहते हैं। तो डोमेस्टिक वॉल से उनका मतलब है सेक्टेरियन अप्रोच ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएट वांट्स द वर्ड्स टू कम फ्रॉम डैश. ऑप्शंस आर द डेप्थ ऑफ स्पिरिट, द डेप्थ ऑफ थॉट, द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, द डेप्थ ऑफ साइकोलॉजी। पोएट ऐसा चाहते हैं, टैगोर ऐसा चाहते हैं कि सभी लोगों ने सत्य ही बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। सो ऑप्शन सी द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। Next one, tireless striving are two words that tell us that dash. Options are hardworking is important in life, people get tired after too much work, success is sweet only after struggle, we should constantly work towards perfection. So tireless striving का मतलब है कि हमें हमेशा बिना थके हुए, बिना रुके हुए काम करना चाहिए और हमारा काम हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा, ऐसी सोच हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस पोएम अ रीजन इज कंपेयर्ड टू अ डैश. ऑप्शंस आर पॉन्ड, लेक, क्लियर स्ट्रीम, शॉबर. इस कविता में रीजन यानी कि जो लॉजिकल एबिलिटी है, हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है, उसको क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट वन, द डेड हैबिट इज कंपेयर्ड to a or an dash. Options are oasis, sand, desert, mountain, stream. Dead habit जो है यानी कि मान लो सुपरस्टिशन है या फिर ऐसी कुछ आदत है जो कभी बदलने वाली नहीं है, तो इसको डेजर्ट से कंपेयर किया गया है, रेगिस्तान से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लूजेस इट्स वे इनटू डैश. ऑप्शंस आर द सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, the sand of ancient habits, the sand of deserts, the sand of a river. तो ये एक लाइन है इस पोएम में और आपको ये ब्लैंक स्पेस फिल करनी है। तो इसका उत्तर है द सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लूजेस इट्स वे इनटू द सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेड हैबिट इन द पोएम मीन्स डैश. ऑप्शंस आर चेंजिंग हैबिट, अनचेंजिंग हैबिट, गुड हैबिट, बैड हैबिट. डेड हैबिट का मतलब इस कविता में है ऐसी एक आदत जो कभी बदलने वाली नहीं है, अनचेंजिंग हैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, हु इज एड्रेस्ड हियर. कवि टैगोर ऐसा कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी यानी यू. तो किसको एड्रेस कर रहे हैं टैगोर यहां? ऑप्शंस आर हेवन, स्पिरिट,
गॉड पीपल। जैसा कि आप अब तक जान गए होंगे कि ये प्रार्थना है भगवान से की गई हुई, तो पोएट यहां भगवान को, गॉड को, अल्लाह को एड्रेस कर रहे हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, man's mind should be led forward into ever widening dash. Options are thought and plan, broadness of mind, thought and action, universe. Man's mind should be led forward into ever widening thought and action. हमें हमेशा ब्रॉड सोचना चाहिए, और सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए, कार्य भी करना चाहिए। नेक्स्ट वन, whom does the word father with F capital refer to in the poem? Options are poet's father, God, the priest, महात्मा गांधी। तो इस कविता में फादर ये वर्ड आता है जहां कैपिटल F लिखा है, तो इसका रेफरेंस है भगवान से, गॉड से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, narrow domestic walls are the walls of discrimination on the basis of dash. Options are caste, creed and color, prestige and money, thoughts and action, stature and reputation. ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स होती है जिससे लोगों में भेदभाव किया जाता है, अक्सर ये डोमेस्टिक वॉल्स जाति की होती है, धर्म की होती है और फिर कलर की होती है, यानी कि काला गोरा, ऐसा जो भेद होता था, अब भी होता है बहुत सारे देशों में, तो ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है। नेक्स्ट वन, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अबाउट डैश। ऑप्शंस आर नॉलेज, मनी, फ्रीडम, रिलीजियस बिलीफ। यह कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये फ्रीडम के बारे में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग द पोएम इनवोक्स। जब हम कविता पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कैसी फीलिंग हमारे मन में आती है? ऑप्शंस आर पैट्रियोटिक फीलिंग, हेटफुल फीलिंग टुवर्ड्स ब्रिटिश, फीलिंग ऑफ कंपैशन, फीलिंग ऑफ डिसगस्ट। तो डेफिनेटली हमारे मन में देशभक्ति की फीलिंग आती है, पैट्रियोटिक फीलिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पोएट अर्ज टू गॉड इन द पोएम? ऑप्शंस आर टू गेन अ हेल्दी लाइफ, टू गाइड हिज कंट्रीमैन, to give him knowledge, to give him wisdom. इस कविता में कवि भगवान से क्या विनती करते हैं? वो विनती करते हैं कि गॉड हमें गाइड करो, हमारे देश के लोगों को गाइड करो। नेक्स्ट वन, द हेड इज हेल्ड हाई, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ये एक लाइन है इस पोएम में, द हेड इज हेल्ड हाई, इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में एलिट्रेशन है। अभी एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ लाइन। एक लाइन में एक साउंड शब्द से पहले अगर रिपीट होता हो तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो देखो इस लाइन में हेड, हेल्ड, हाई, ह साउंड रिपीट हुआ है। हेड ह, हेल्ड ह, हाई ह, पहला साउंड रिपीट हुआ है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, identify the figure of speech. Again, this is a line from a poem and we have to identify the figure of speech. The options are simile, metaphor, personification, alliteration. Now here it is an example of personification. What is personification? Personification is that figure of speech where we assume that, we consider that non-living things are living things and they have characteristic features of living things. They behave like living things. Now here, what is non-living thing? Here it is said that tireless striving. Now tireless striving is not a living thing, is not human being. But it is said that it stretches its arms, as if tireless striving has arms. Okay, तो यह एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।
अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।